हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, बीपीएससी मैडम के चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है, जहां पर आप अपनी बीपीएससी की तैयारी जोरों शोरों से करते हैं। इस क्रम में हम डेली कॉस्मोस वन लाइनर की सीरीज़, घटना चक्र की सीरीज़, ये सारी चीज़ें हम डेली देख लेते हैं। और भी लूसेंट की सीरीज़, लूसेंट बिहार स्पेशल, लूसेंट जीके, ये सारी चीज़ें आपको उसकी पीडीएफ और टेलीग्राम चैनल पर, प्लस इनकी प्लेलिस्ट भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो यहाँ से आप अपनी तैयारी सुनिश्चित करेंगे। बाकी डेली हम कॉस्मोस वन लाइनर एनसीईआरटी 6 to 12 लगाते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं सीरीज़ को। आज का हमारा टॉपिक सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट होगा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय की अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? संसद के। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? 34, 33 + 1। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद द्वारा। इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये भी संसद के पास है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर। सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन से वो किसी अन्य स्थान पर सुनवाई कर सकता है? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से। सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की एज क्या है? 62 है। नेक्स्ट, जबकि उच्च न्यायालय की 65 और उच्च न्यायालय की 62 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो आर्टिकल 134(1). उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 5 होनी चाहिए। नेक्स्ट है, अब कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो इससे रिलेटेड हैं। अच्छा दोस्तों, कल मेरी जो बिहार सिपाही की भर्ती परीक्षा थी, उसमें मैं एज अ इन्विजिलेटर बनी थी। मेरी फर्स्ट ड्यूटी थी इन्विजिलेटर के रूप में। तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और कल मेरी बर्थडे भी थी, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो मैं वो खुशी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एंड आपसे ये कहना है कि अगर आपका भी, अब यानी कि आप जो मेरी ऑडियंस हो, उसमें से अगर आप में से किसी की भी इस सिपाही भर्ती की परीक्षा थी, तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका कितना स्कोर है। ठीक है, आपका कितना स्कोर है। जितना कि मैंने पेपर देखा, तो पेपर का लेवल तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। आई मीन सिपाही के अकॉर्डिंग तो काफ़ी हार्ड था। और क्वेश्चंस, कुछ ही क्वेश्चंस जो थे वो सिंपल थे, अदरवाइज़ हार्ड था। और हालांकि पेपर ले जाने की भी अनुमति नहीं थी किसी को भी घर पे, ना सिर्फ OMR बल्कि क्वेश्चन पेपर भी कोई नहीं ले जा सकता। हमें भी अनुमति नहीं थी। हम ना फ़ोन यूज़ कर सकते थे, ना ही उसकी कोई फ़ोटो क्लिक कर सकते थे। इवन मतलब कि हमें तुरंत ही उसको फिर सील पैक करके देना था और तुरंत ही हमें निकालना भी था। तो अदरवाइज़ वरना फिर मैं आपको उसका भी सॉल्व करवा देती, बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा का भी। खैर जो भी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपकी परीक्षा थी, और अगर थी तो कैसा गया, और आपने कितना स्कोर किया है अप्रॉक्स, मतलब आपका अंदाज़ा क्या है। नेक्स्ट, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन की बात है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीश यानी कि जो एडहॉक जज होते हैं, उनकी नियुक्ति की जा सकती है। अनुच्छेद 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। आर्टिकल 129 में अभिलेख न्यायालय घोषित करता है उच्चतम न्यायालय को। 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति है। 131 में आरंभिक या मूल अधिकारिता का विवरण है। आर्टिकल 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति है। 137 में उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णयों के पुनर्विचार यानी कि रिव्यू की शक्ति है।
141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। 143 में राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई। अनुच्छेद 146 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। दोस्तों ये वन लाइनर सीरीज़ है, यानी कि यहाँ पर आप क्विक रिवीजन करते हो, ठीक है, आप कह सकते हो कि ये आपकी रिवीजन की वीडियो है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप डेली आगे का जो भी टॉपिक होता है उसको आप पढ़ के आया करो, ताकि फिर यहाँ पर आप जस्ट रिवीजन करोगे तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी और याद हो जाएंगी। और मुझे कमेंट सेक्शन में भी सजेस्ट किया गया था कि मैं आपको कुछ टारगेट दिया करूं, तो मैं आपको कल से आगे का टॉपिक कुछ टारगेट दिया करूंगी कि आप इतना टॉपिक पढ़ के आओ, और उसके बाद फिर आप जब रिवीजन करोगे और उसके जस्ट बाद फिर आपको पता है कि इसी चैनल पर घटना चक्र की सीरीज़ भी आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी लगाओगे तो वो चीज़ आपकी परमानेंट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है संविधान का, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, यानी कि एडहॉक जज किसमें, केवल सर्वोच्च न्यायालय में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन यानी कि रिव्यू के लिए है, तो 137 है। भारत में संविधान की मूल संरचना यानी कि बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत क्या है, तो ये न्यायिक समीक्षा है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है, सर्वोच्च न्यायालय को है। उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं, तो मूल अधिकारों का प्रवर्तन। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का संरक्षक यानी कस्टोडियन कौन है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय है, ये भी इम्पोर्टेंट है, हालांकि आप सबको पता होगा। नेक्स्ट भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे, न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन। डबल स्टार क्वेश्चन, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है, राष्ट्रपति को, आर्टिकल 143 के तहत। नेक्स्ट मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं, ये धारणा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त की थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है, आर्टिकल 32 में। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 भागों में बांटा गया है, संवैधानिक आर्टिकल 132, सिविल विषय से संबंधित 133, आपराधिक विषयों से रिलेटेड 134, विशेष अनुमति से लिए जाने वाले अपील आर्टिकल 136। दोस्तों पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, आई थिंक कि आपको बैकग्राउंड में ये जो सॉन्ग है वो सुनाई दे रहा होगा ऑफ कोर्स। तो यार यहाँ बिहार में जो पोस्टिंग है तो उस हालांकि जॉब की मिलने की तो बहुत खुशी है, लेकिन थोड़ा सा ये डिस्टर्बेंस होता रहता है। यहाँ लोग फेस्टिवल बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं और हर फेस्टिवल में इस तरह के सॉन्ग रात दिन बजते हैं, तो मैं पूरे दिन में भी मतलब जैसे कि आज तो अंतिम सोमवार की छुट्टी है, तो छुट्टी में भी क्या होता है कि मैं दिन भर सोचती रह जाती हूँ कि कब वीडियो बनाएं, यानी कि एक नेटवर्क का इशू था तो वो तो वाईफाई लगवा कर सॉल्व हो गया। अब इसका भी जो इशू है कोशिश करूँगी कि मैं कुछ देखती हूँ, आई थिंक कि माइक वाइक यूज़ करती हूँ, तो कुछ दिनों में ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। अभी फ़िलहाल के लिए सॉरी कि आपको बैकग्राउंड में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। एनीवे चलिए फोकस करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति के लिए होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए, तो 10 वर्ष। न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू का अर्थ ये है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हों उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है।
नेक्स्ट है, भारत के न्यायालय में किसे या किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को, ये इंपॉर्टेंट है। लोकहितवाद यानी कि PIL की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डबल स्टार क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब ये सब आप देख लीजिएगा, इन सब की आपको PDF तो मिल ही जाएगी। आप इसी डिस्क्रिप्शन में जा करके टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिएगा, जहाँ से आपको ये सब PDF मिल जाएगी। प्लस आपको डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर और मंथली मैगजीन जैसे प्रतियोगिता दर्पण, न्यूज़पेपर जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करा दी जाती हैं। प्लस आपको 6 मंथ के जो करंट अफेयर्स की मैगज़ीन है खान सर की, वो भी आपको प्रोवाइड करा दूँगी। तो चलिए राज्यपाल देख लेते हैं। तो ये थोड़ा सा ब्लर है, कोई बात नहीं। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति किस देश के अनुसार है? तो ये कनाडा है। राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है किसी राज्य में? तो आर्टिकल 155। नेक्स्ट है, विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो कुल सदस्यों का 1/6। उसके बाद है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल किसकी सलाह पर जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? उच्च न्यायालय। ये इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से हैं? तो राज्य की संचित निधि से पारित हैं। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित कर सकता है? तो 200। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? तो 3,50,000। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी या रिस्पॉन्सिबल होता है? राष्ट्रपति के। नेक्स्ट है, राज्यपाल द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां। तो ये राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य, विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों की नियुक्ति, राज्य वित्त आयोग का गठन। ये आप ध्यान में रखेंगे। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का भी अधिकार प्राप्त है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। नेक्स्ट है, जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजनी नायडू। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है? तो आर्टिकल 333 के द्वारा, 104वें संशोधन के द्वारा स्थगित। नेक्स्ट, अब कुछ इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड हैं, जिसमें से आप ये PDF में देख लीजिएगा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। तो इसमें क्षमादान तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की जो शक्ति है वो 161 में है। और राष्ट्रपति की किस में है, ये कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट, 200 राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति या राष्ट्रपति की विचारार्थ आरक्षित करना। इसके अलावा राज्यों के राज्यपाल और राज्य के कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, सरोजनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा दोस्तों, इस बिहार सिपाही की परीक्षा में एक प्रश्न और ये भी आया था कि भूटान की मुद्रा क्या है। अगर आपको पता है तो अभी कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस भी थोड़ा ज़्यादा है। और ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, फिर कंटिन्यू करेंगे। और आपको दोपहर में पॉलिटी की घटना चक्र सीरीज़ भी मिल जाएगी, तो उसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।